हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एग्ज़ाम पथ पे आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोगों की तैयारी लगातार चल रही होगी। तो दोस्तों, एक बार फिर से मैं आप लोगों के लिए एक और प्रैक्टिस सेट लेकर आ गया हूँ, जिसमें आपको अकाउंट, कंप्यूटर और यूपी जीके के वो चुनिंदा क्वेश्चनों को इसमें डाला गया है जो आपके एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा आने की संभावना है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना और अपने उन दोस्तों को भी शेयर कर देना जो इसका एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, क्योंकि अब ज़्यादा समय बचा नहीं है। अब आपका प्रैक्टिस का ही समय बचा है, क्योंकि कल के बाद आपका अगले दिन एग्ज़ाम होना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन है, यदि बैंक शुल्क सीधे पासबुक में डेबिट किया गया है लेकिन अभी तक कैश बुक में दर्ज नहीं किया गया है, तो पासबुक के अनुसार शेष राशि पर पहुंचने के लिए राशि का क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए, पासबुक के अनुसार शेष राशि से घटाया जाएगा। ऑप्शन बी, रोकड़ बही के अनुसार शेष राशि में जोड़ा जाएगा। ऑप्शन सी, रोकड़ बही के अनुसार शेष राशि से घटा दी जाएगी। या ऑप्शन डी, किसी समायोजन की आवश्यकता नहीं होगी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, रोकड़ बही के अनुसार शेष राशि से घटा दी जाएगी। ऑप्शन सी सही है, फर्स्ट का सी सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन है, वेतन मद के अंतर्गत आय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन ए, वेतन के अंतर्गत किसी भी आय पर विचार करने के लिए नियोक्ता और कर्मचारियों का संबंध आवश्यक है। ऑप्शन बी, एकाधिकार रोजगार के मामले में किसी एक नियोक्ता से प्राप्त उच्चतम वेतन को ही कर्मचारी की आय माना जाएगा। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी है कि कर्मचारियों द्वारा केंद्र सरकार को सरेंडर किया गया वेतन आय से मुक्त होगा। या ऑप्शन डी, अंशकालिक रोजगार से अर्जित वेतन भी कर योग्य होगा। तो इसका क्वेश्चन सेकंड का बताना है कि इसमें कौन सा कथन गलत है। तो वह कथन आपका बी सही है। ऑप्शन बी सही है कि यह गलत है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यह गलत है। एकाधिकार रोजगार के मामले में किसी एक नियोक्ता से प्राप्त उच्चतम वेतन को ही कर्मचारी की आय माना जाता है, ये बिल्कुल गलत है। ऑप्शन बी सही है, 2 का बी सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन है, अंकेक्षण के अंतर्निहित सीमाओं के संबंध में गलत कथन की पहचान कीजिए। ऑप्शन ए, समय और लागत की कमी के कारण अंकेक्षक नमूने के आधार पर लेन देन की जांच कर सकता है। ऑप्शन बी, वित्तीय विवरण तैयार करने में कई वित्तीय विवरण मदों पर व्यक्तिपरक निर्णय शामिल होते हैं जो प्रबंधन द्वारा लिए जाते हैं। या ऑप्शन सी है कि अंकेक्षण कथित गलत कार्यों की जांच करता है। ऑप्शन डी, ऐसी संभावना है कि प्रबंधन जानबूझकर प्रासंगिक वृद्धि जानकारी नहीं करेगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अंकेक्षण कथित गलत कार्यों की जांच करेगा। ये बिल्कुल सही आंसर है, 3 का सी सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन है, आयकर अधिनियम की धारा 80 CCD की उपधारा 2 के तहत उपलब्ध छूट सीमा क्या है? ऑप्शन ए, स्वरोजगार व्यक्ति द्वारा सकल कुल आय का 20%। ऑप्शन बी, केंद्र सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों के लिए वेतन का 14%। ऑप्शन सी, किसी भी कर्मचारी द्वारा वेतन का 10%। या ऑप्शन डी, व्यक्तिगत करदाता द्वारा 50,000 का योगदान। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, आयकर अधिनियम की धारा 80 CCD की उपधारा 2 के तहत छूट की सीमा केंद्र सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों के लिए वेतन का 14% योगदान देती है। तो इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 4 का बी सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन है, जब व्यापार खाते के क्रेडिट पक्ष का योग डेबिट पक्ष के योग से अधिक हो तो इसे क्या कहा जाता है?
सकल लाभ, निवल लाभ, सकल हानि, या फिर इसे निवल हानि कहा जाता है। तो जब व्यापारिक खाते के क्रेडिट पक्ष का योग डेबिट पक्ष के योग से अधिक हो तो इसे हम सकल लाभ कहते हैं। क्या कहते हैं? सकल लाभ। ऑप्शन ए सही है, 5 का ए सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन है बीमा कमीशन पर टीडीएस कटौती की दर क्या है? 1%, 5%, 2% या फिर 10%। तो बीमा कमीशन पर टीडीएस की कटौती दर आपकी 5% होती है। कितनी होती है? 5%। ऑप्शन बी सही है, 6 का बी सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन है कौन सा वाउचर का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन ए बेचे गए माल का चालान, ऑप्शन बी वितरण चालान, या ऑप्शन सी खाली चेक बुक, या ऑप्शन डी बैंक विवरण। तो इसमें बताना है कि वाउचर का उदाहरण कौन सा नहीं है। तो खाली चेक बुक वाउचर का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन सी सही है, 7 का सी सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन है प्रतिभूति प्रीमियम आरक्षित निधि सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व किसका एक प्रकार है? ऑप्शन ए विशिष्ट आरक्षित निधि का, ऑप्शन बी सामान्य आरक्षित निधि का, ऑप्शन सी गुप्त आरक्षित निधि का, या ऑप्शन डी पूंजीगत आरक्षित निधि का। तो प्रतिभूति प्रीमियम आरक्षित निधि इसका एक प्रकार है पूंजीगत आरक्षित निधि। कौन सा प्रकार है? पूंजीगत आरक्षित निधि प्रतिभूति प्रीमियम आरक्षित निधि का एक प्रकार है। ऑप्शन डी सही है, 8 का डी सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसमें विदेशी बिल की विशेषता नहीं है? ऑप्शन ए भारत के बाहर निवासी किसी व्यक्ति पर भारत में आहरित और भारत के बाहर देय बिल, ऑप्शन बी भारत के बाहर आहरित और भारत के बाहर देय बिल, ऑप्शन सी भारत से बाहर आहरित और भारत में देय बिल, ऑप्शन डी है कि भारत में आहरित और भारत में देय बिल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी कि भारत किसी विदेशी बिल की विशेषता भारत में आहरित और भारत में देय बिल ये आपका नहीं है। ऑप्शन डी सही है, 9 का डी सही है कि ये आपकी विदेशी बिल की विशेषता ये नहीं है। ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन है प्रारंभिक व्यय के 1/5 के ऋण परिशोधन के परिणाम स्वरूप होगा। ऑप्शन ए वर्ष के लिए संपत्ति में कमी और लाभ में वृद्धि, ऑप्शन बी वर्ष के लिए संपत्ति में वृद्धि और लाभ में कमी, ऑप्शन सी वर्ष के लिए संपत्ति में कमी और लाभ में कमी, ऑप्शन डी संपत्ति में वृद्धि और देनदारियों में वृद्धि। तो प्रारंभिक व्यय के 1/5 के ऋण परिशोधन के परिणाम स्वरूप ऑप्शन सी सही होगा, वर्ष के लिए संपत्ति में कमी और लाभ में कमी। ऑप्शन सी सही है, 10 का सी सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन है राजस्व प्राप्तियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन ए राजस्व प्राप्तियां सीधे लाभ और हानि खाते में जमा नहीं की जाती हैं, ऑप्शन बी राजस्व प्राप्तियों को वास्तविक नकद प्राप्ति के बराबर नहीं जाना चाहिए, ऑप्शन सी राजस्व प्राप्तियों को प्राप्ति का अधिकार स्थापित होते ही प्रोद्भवन आधार पर मान्यता दी जाती है, ऑप्शन डी सामान्य व्यावसायिक गतिविधियों के दौरान प्राप्त होने वाली प्राप्तियां राजस्व प्राप्तियां होती हैं। तो इसमें बताना है कि कौन सा कथन आपका गलत है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए राजस्व प्राप्तियां सीधे लाभ और हानि खाते में जमा नहीं की जाती हैं। यह बिल्कुल गलत है, 11 का ए सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12।
क्वेश्चन है आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत कटौती की अधिकतम सीमा क्या है? 1,75,000, 1,00,000 रुपये, 1,50,000 रुपये या फिर 1,25,000 रुपये। तो आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत कटौती की अधिकतम सीमा 1,50,000 रुपये है। कितनी है? 1,50,000 रुपये। ऑप्शन सी सही है, 12 का सी सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन है आयकर अधिनियम की धारा 193 के तहत टीडीएस निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए सावधि जमा पर ब्याज, ऑप्शन बी प्रतिभूतियों पर ब्याज, ऑप्शन सी लॉटरी से जीत या ऑप्शन डी लाभांश। तो आयकर अधिनियम की धारा 193 के तहत टीडीएस आपका संबंधित है प्रतिभूतियों पर ब्याज, इससे संबंधित है। 13 का बी सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी लिपि की अशुद्धि नहीं है? ऑप्शन ए कमीशन यानी लेख की अशुद्धि, ऑप्शन बी लोप की अशुद्धि, ऑप्शन सी सिद्धांत की अशुद्धि, ऑप्शन डी क्षतिपूरक अशुद्धि। तो इसमें बताना है कि लिपि की अशुद्धि नहीं है, वो आपको बताना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सिद्धांत की अशुद्धि आपकी लिपि की अशुद्धि नहीं है। 14 का सी सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन है दृष्टिबाधित या बधिर और मूक या अस्थि विकलांग कर्मचारी को दिए जाने वाले परिवहन भत्ते का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए पूर्णतः कर योग्य, ऑप्शन बी प्रतिमाह 1,200 रुपये की छूट या ऑप्शन सी पूर्णतः छूट योग्य या ऑप्शन डी प्रतिमाह 3,200 रुपये तक की छूट। तो इसमें पूछ रहा है कि दृष्टिबाधित या बधिर व्यक्ति और मूक या अस्थि विकलांग कर्मचारी को दिया जाने वाला परिवहन भत्ते का अर्थ है कि उसे प्रतिमाह 3,200 रुपये की छूट दी जाती है। ऑप्शन डी सही है, प्रतिमाह 3,200 रुपये की छूट। 15 का डी सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन है एक ऑडिटर कंपनी के अधिकारियों या कर्मचारियों द्वारा किए गए धोखाधड़ी के अपराध निर्दिष्ट से कम राशि से संबंधित की रिपोर्ट किसको करने के लिए जिम्मेदार है? ऑप्शन ए कंपनी के रजिस्ट्रार, ऑप्शन बी केवल निदेशक मंडल या ऑप्शन सी निदेशक मंडल या लेखा परीक्षा समिति या ऑप्शन डी केंद्र सरकार। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, एक ऑडिटर कंपनी के अधिकारियों या कर्मचारियों द्वारा किए गए धोखाधड़ी के अपराध की रिपोर्ट निदेशक मंडल या लेखा परीक्षा समिति को कर देनी चाहिए। ऑप्शन सी सही है, 16 का सी सही है। ऑप्शन, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा स्वसंतुलन खाता बही प्रणाली के तहत तैयार किया गया खाता बही का एक प्रकार नहीं है? ऑप्शन ए व्यापारिक खाता, व्यापारिक बही खाता, ऑप्शन बी लेनदारों का बही खाता, ऑप्शन सी देनदारों का बही खाता या ऑप्शन डी सामान्य बही खाता। तो इसमें पूछ रहा है कि स्वसंतुलन खाता बही प्रणाली के तहत तैयार किया गया खाता बही का एक इसमें प्रकार बताना है कि वह नहीं इसका प्रकार है, बाकी 3 है और एक नहीं है। तो वह प्रकार आपका व्यापारिक बही खाता इसका प्रकार नहीं है। 17 का ए सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन है स्क्रैप वैल्यू यानी अपशिष्ट मूल्य का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए किसी पर संपत्ति की कीमत जिसमें समय के साथ ह्रास हो सकता है, ऑप्शन बी परिसंपत्ति को प्राप्त करने, स्थापित करने और प्रवर्तन की मौद्रिक कीमत, ऑप्शन सी उपयोगी न होने की स्थिति में संपत्ति का मूल्य या ऑप्शन डी वह अवधि जिसके दौरान किसी परिसंपत्ति के किसी इकाई द्वारा उपयोग के लिए उपलब्ध होने की अपेक्षा की जाती है। तो
स्क्रैप वैल्यू यानी अपशिष्ट मूल्य का अर्थ पूछ रहा है कि इसका अर्थ क्या होता है। तो इसका अर्थ होता है कि उपयोगी न होने की स्थिति में संपत्ति मूल्य आपका स्क्रैप वैल्यू है। ऑप्शन सी सही है, 18 का सी सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन है शाखा लेखांकन की स्टॉक और देनदार पद्धति के तहत शाखा खाते में भेजे गए वस्तुओं का क्रेडिट शेष निम्नलिखित में से किस खाते में स्थानांतरित किया जाता है। ऑप्शन ए शाखा स्टॉक खाता, ऑप्शन बी प्रधान कार्यालय लाभ और हानि खाता, ऑप्शन सी शाखा लाभ एवं हानि खाता, या ऑप्शन डी प्रधान कार्यालय खरीद खाता या व्यापार खाता। तो शाखा लेखांकन की स्टॉक और देनदार पद्धति के तहत शाखा खाते में भेजे गए वस्तुओं का क्रेडिट शेष आपका प्रधान कार्यालय खरीद खाता या व्यापार खाते में स्थानांतरित किया जाता है। ऑप्शन डी सही है, 19 का डी सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन है आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत कटौती के लिए पात्र इक्विटी शेयर के लिए निश्चित अवरुद्धता अवधि क्या है। 5 वर्ष, 10 वर्ष, 3 वर्ष या फिर 7 वर्ष। तो आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत कटौती के लिए पात्र इक्विटी शेयरों के लिए निश्चित अवरुद्धता अवधि आपकी 3 वर्ष होती है। कितनी होती है? 3 वर्ष। ऑप्शन सी सही है, 20 का सी सही है। अगला अब आपके 20 यूपी जीके या जीएस से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे। तो चलिए ज़्यादा समय न गवाते हुए इनको भी फटाफट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में ताम्र पाषाण काल के प्रमाण कहाँ मिले। प्रयागराज और मेरठ में, लखनऊ और आजमगढ़ में, मेरठ और सहारनपुर में, सहारनपुर और प्रयागराज में। तो उत्तर प्रदेश में ताम्र पाषाण काल के प्रमाण आपके मेरठ और सहारनपुर में मिले। कहाँ पे? मेरठ और सहारनपुर में। ऑप्शन सी सही है, 21 का सी सही है। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से किस शहर को उसके प्राचीन नाम अयाजसा के नाम से जाना जाता है। अयोध्या, कन्नौज, झांसी या फिर कानपुर। तो उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर है जिसका प्राचीन नाम अयाजसा के नाम से जाना जाता था? वह है अयोध्या। अयोध्या का प्राचीन नाम अयाजसा के नाम से उसे जाना जाता था, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन ए, 22 का ए सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में लौह युग के संदर्भ में लौह सामग्री और भट्टियां पाई गई थीं। सरायनहर, मथुरा में, हस्तिनापुर में या फिर मिर्ज़ापुर में। तो उत्तर प्रदेश में लौह युग के संदर्भ में लौह सामग्री और भट्टियां आपकी हस्तिनापुर में पाई गई थीं। ऑप्शन सी सही है, 23 का सी। अगला क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन है मानव समाधान का आरंभ किस काल में हुआ था। पुरा पाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में, नव पाषाण काल में या इनमें से कोई भी नहीं। तो मानव समाधान का आरंभ आपका मध्य पाषाण काल में हुआ था। किस काल में? मध्य पाषाण काल में। 24 का बी सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश में जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है। कौशाम्बी, सारनाथ, देवीपाटन या फिर कुशीनगर। तो उत्तर प्रदेश में जैन और बौद्ध धर्म दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थान आपका कौशाम्बी है। कौन सा है? कौशाम्बी। ऑप्शन ए सही है, 25 का ए सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर कुषाण काल के दौरान जैनियों के लिए एक समृद्ध केंद्र था। कुशीनगर, मथुरा, वाराणसी या फिर कौशाम्बी। तो उत्तर प्रदेश का वह शहर आपका मथुरा है जो कुषाण काल के दौरान जैनियों के लिए एक प्रसिद्ध केंद्र बना हुआ था। ऑप्शन
बी सही है। 26 का बी सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में कितने महाजनपद स्थित हैं? 8, 5, 10 या फिर 3? तो उत्तर प्रदेश में कुल 8 जनपद स्थित थे। ऑप्शन ए सही है। 27 का ए सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के किस महाजनपद को गंगा नदी द्वारा 2 भागों में विभाजित किया गया था? कोसला, असाका, पांचाल या फिर वत्स? तो उत्तर प्रदेश का कौन सा महाजनपद है जो गंगा नदी के द्वारा 2 भागों में विभाजित किया गया था? तो वह था पांचाल। पांचाल महाजनपद जिसे गंगा नदी के द्वारा 2 भागों में विभाजित किया गया था। ऑप्शन सी सही है। 28 का सी सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन है बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में कितने शिष्यों को दिया था? 6, 7, 5 या फिर 4? तो बुद्ध ने अपना पहला उद्देश्य पूछ रहा है कि कितने शिष्यों के सामने दिया था? तो उन्होंने 5 शिष्यों के सामने अपना पहला उद्देश्य दिया था। ऑप्शन सी सही है। 29 का सी सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के उत्तर वैदिक काल की प्रमुख नदियाँ कौन सी थीं? गंगा और सरस्वती, घाघरा और रावी, गंगा और ब्रह्मपुत्र, यमुना और सरस्वती? तो उत्तर प्रदेश के उत्तर वैदिक काल की प्रमुख नदियाँ आपकी थी गंगा और सरस्वती थी। ऑप्शन ए सही है। 30 का ए सही। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के दोआब क्षेत्र को किस नाम से भी जाना जाता था? मुजफ्फरनगर, हस्तिनापुर, मध्य देश या फिर प्रयागराज? तो उत्तर प्रदेश के दोआब क्षेत्र को आप मध्य देश के नाम से भी जाना जाता था। किस देश के? मध्य देश। ऑप्शन सी सही है। 31 का सी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन है कुरु साम्राज्य का विस्तार कहाँ से दिल्ली और भुवनेश्वर तक हुआ था? मेरठ, इलाहाबाद, बरेली या फिर प्रतापगढ़? तो कुरु साम्राज्य का विस्तार मेरठ से दिल्ली और भुवनेश्वर तक हुआ था। ऑप्शन ए सही है। 32 का ए सही। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा वैदिक काल में उत्तर प्रदेश के सभी प्राचीन राज्यों में सबसे विकसित राज्य था? हस्तिनापुर, पांचाल, कन्नौज या फिर कौशल? तो इसमें बताना है कि वैदिक काल में उत्तर प्रदेश के सभी प्राचीन राज्यों में सबसे विकसित राज्य बताना है कि कौन सा था? तो वह पांचाल राज्य सबसे विकसित राज्य था। ऑप्शन सी सही है। 33 का सी सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थान उत्तर प्रदेश से संबंधित है? मंदा, आलमगीरपुर, दैमाबाद या फिर उपरोक्त सभी? तो इसमें बताना है कि हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थान जो उत्तर प्रदेश से संबंधित है वह है आलमगीरपुर। उत्तर प्रदेश हड़प्पा सभ्यता का आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश से संबंधित था। ऑप्शन बी सही है। 34 का बी सही। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन है काशी की राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र, वाराणसी, तक्षशिला या फिर कौशाम्बी? तो काशी की राजधानी आपकी वाराणसी थी। क्या थी? वाराणसी। ऑप्शन बी सही है। 35 का बी सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन है प्राचीन काल में किस शहर का नाम अवंतिका था? उज्जैन का, भोपाल का, वाराणसी का या फिर जयपुर का? तो प्राचीन काल में पूछ रहा है कि किस शहर का नाम अवंतिका था? तो वह शहर उज्जैन था जिसका नाम अवंतिका था। ऑप्शन ए सही है। 36 का ए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37।
क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता स्थल कहाँ स्थित है? मंडी में, राखीगढ़ी में, लोथल में या फिर बनवाली में? तो उत्तर प्रदेश के बनवाली शहर में सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल स्थित है। ऑप्शन डी सही है। सॉरी, डी नहीं, इसका सही है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता स्थल स्थित है? मंडी, राखीगढ़ी, लोथल या फिर बनवाली? तो मंडी में वह स्थल स्थित है। ऑप्शन ए सही है। 37 का ए सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन है सिनौली एक पुरातत्विक स्थल किस जिले में स्थित है? बागपत में, हरियाणा में, राजस्थान में या फिर गुजरात में? तो सिनौली एक पुरातात्विक स्थल है, यह बागपत जिले में स्थित है। कहाँ पे? बागपत जिले में। ऑप्शन ए सही है। 38 का ए सही। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश को किस धर्म का पालना कहा जाता है? जैन धर्म का, बौद्ध धर्म का, सिख धर्म का या फिर हिंदू धर्म का? तो उत्तर प्रदेश को बौद्ध धर्म का पालना कहा जाता है। ऑप्शन बी सही है। 39 का बी सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन है गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया था? लुम्बिनी में, सारनाथ में, कुशीनगर में या फिर कपिलवस्तु में? तो गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कुशीनगर में प्राप्त किया था। कहाँ पे? कुशीनगर में। ऑप्शन सी सही है। 40 का सी सही है। तो दोस्तों ये आपके यूपी जीके के 20 क्वेश्चन हो गए हैं। अब कंप्यूटर के 20 क्वेश्चन भी देख लेते हैं। तो चलिए फटाफट इनको भी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन है बैंकिंग वित्तीय प्रणालियों में ईसीएस का क्या अर्थ है? बैंकिंग वित्तीय प्रणालियों में ईसीएस का क्या अर्थ है? इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस, इलेक्ट्रॉनिक कंटेंट्स सर्विस, इलेक्ट्रॉनिक कोडिंग सिस्टम या इलेक्ट्रॉनिक कैश सिस्टम? तो ईसीएस का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस। ऑप्शन ए सही है। 41 का ए सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन है वह प्रोटोकॉल जिन्हें डाटा ट्रांसफ़र करने से पहले दो उपकरणों के बीच एक लॉजिकल कनेक्शन स्थापित करने की आवश्यकता होती है, क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ए कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल, ऑप्शन बी लिंक टू लिंक कनेक्शन प्रोटोकॉल, ऑप्शन सी डेटा ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल या ऑप्शन डी ब्रॉडकास्टिंग प्रोटोकॉल? तो वह प्रोटोकॉल जिन्हें डाटा ट्रांसफ़र करने से पहले दो उपकरणों के बीच एक लॉजिकल कनेक्शन स्थापित करने की आवश्यकता होती है, तो उसे हम कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल कहते हैं। ऑप्शन ए सही है। 42 का ए सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अनुप्रयोग नहीं है? ऑप्शन ए कंप्यूटर गेमिंग, रॉक सिस्टम, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग या एक्सपर्ट सिस्टम? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अनुप्रयोग नहीं है वो बताना है। तो वो आपका रॉक सिस्टम जो है वो आपका एआई का अनुप्रयोग नहीं है। ऑप्शन बी सही है। 43 का बी सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक अमान्य नमपाई एनडी एरे का लक्षण है? शेप, लेंथ, एनडिम या फिर डी टाइप? तो इसमें बताना है कौन सा एक अमान्य नमपाई एनडी एरे का लक्षण है। तो लेंथ आपका नमपाई और नमपाई एनडी एरे का लक्षण है। ऑप्शन बी सही है। 44 का बी सही है।
अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा क्लाउड कंप्यूटिंग की एक अनिवार्य विशेषता नहीं है। ऑप्शन ए फिक्स्ड प्राइसिंग, ऑप्शन बी रैपिड इलास्टिसिटी, ऑप्शन सी ऑन डिमांड सेल्फ सर्विस, या ऑप्शन डी रिसोर्स पुलिंग। तो इसमें बताना है कि क्लाउड कंप्यूटिंग की एक अनिवार्य विशेषता नहीं है, वो कौन सा है। वो आपका फिक्स्ड प्राइसिंग जो है आपका क्लाउड कंप्यूटिंग की एक विशेषता नहीं है। ऑप्शन ए सही है, 45 का ए सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन है पाइथन में किसी अनुसूची के अंत में कोई आइटम जोड़ने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है। ऐड, अपेंड, इंडेक्स या फिर रेंज। तो पाइथन में किसी सूची के अंत में कोई आइटम जोड़ने के लिए आपको अपेंड फंक्शन का उपयोग किया जाता है। किसका अपेंड फंक्शन का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन बी सही है, 46 का बी सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन है URL का क्या अर्थ है। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिक रिसोर्स लिस्टर, यूनिक रिकॉर्ड लोकेटर, या ऑप्शन डी यूनिफॉर्म रिकॉर्ड लोकेटर। तो URL का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ऑप्शन ए सही है, 47 का ए सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन है ईमेल का अर्थ क्या है। इलेक्ट्रॉनिक मेल, इलेक्ट्रिक मैसेज, इलेक्ट्रिक मशीन, या फिर इलेक्ट्रिक मेल। तो ईमेल का अर्थ होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। ऑप्शन ए सही है, 48 का ए सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन है MS एक्सेल में हाइपरलिंक विकल्प किस मेनू में उपलब्ध होता है। फार्मूलाज में, व्यू में, फाइल में, या फिर इंसर्ट में। तो MS एक्सेल में हाइपरलिंक का विकल्प इंसर्ट मेनू में उपलब्ध होता है। किसमें, इंसर्ट। ऑप्शन डी सही है, 49 का डी सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन है इंटरनेट पर HTML का उपयोग करके लिखित और निर्मित तथा वेब ब्राउज़र द्वारा अनुवादित दस्तावेज को क्या कहा जाता है। वेब सर्वर, इंटरनेट, डोमेन नेम, या फिर वेब पेज। तो इंटरनेट पर HTML का प्रयोग करके लिखित और निर्मित तथा वेब ब्राउज़र द्वारा अनुवादित दस्तावेज को हम कहेंगे वेब ब्राउज़र। क्या कहेंगे, वेब ब्राउज़र। ऑप्शन डी सही है, 50 का डी सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन है SWOT का विस्तृत रूप क्या है, यानी फुल फॉर्म इसका बताना है। ऑप्शन ए स्ट्रेंथ, विलिंगनेस, ऑब्जेक्टिव्स एंड टीम वर्क। ऑप्शन बी स्ट्रेंथ, विश, ऑर्डरलीनेस, न्यूज एंड थ्रस्ट। ऑप्शन सी स्ट्रेंथ, वर्क, अपॉर्चुनिटी एंड थॉट, या ऑप्शन डी स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स। तो SWOT का फुल फॉर्म होता है स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स। ऑप्शन डी सही है, 51 का डी सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन है हमें किसी एल्गोरिदम को प्रोग्रामिंग कोड में अनुवाद करने की आवश्यकता क्यों है। ऑप्शन ए क्योंकि इसे कहानी का रूप दिया जा सकता है। ऑप्शन बी क्योंकि कंप्यूटर इसे समझ सकता है। ऑप्शन सी क्योंकि इसे फ्लो चार्ट में परिवर्तित किया जा सकता है, या ऑप्शन डी क्योंकि इसे पुनः एल्गोरिदम में परिवर्तित किया जा सकता है। तो हमें पूछ रहा है कि हमें किसी एल्गोरिदम को प्रोग्रामिंग कोड में अनुवाद करने की आवश्यकता क्यों है, क्योंकि कंप्यूटर इसे समझ सकता है। ऑप्शन बी सही है, 52 का बी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा IoT फंक्शन ब्लॉक नहीं है। ऑप्शन ए
एक्सक्लूसिव पेयर, ऑप्शन बी डिवाइस, ऑप्शन सी सर्विसेज या ऑप्शन डी एप्लीकेशन। तो आईओटी का फंक्शन ब्लॉक नहीं है, वो आपका है एक्सक्लूसिव पेयर। आपका आईओटी का फंक्शन ब्लॉक नहीं है। ऑप्शन ए सही है, 53 का ए सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन आर्डुइनो प्रोजेक्ट के सह संस्थापकों में से एक हैं? मस्सिमो बंजी, टिम बर्नर्स ली, जैक मा या फिर एलोन मस्क। तो पूछ रहा है कि आर्डुइनो प्रोजेक्ट के सह संस्थापक मस्सिमो बंजी हैं। कौन है? मस्सिमो बंजी। 54 का ए सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन है सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 निम्न को छोड़कर निम्नलिखित सभी मुद्दों को संबोधित करता है। ऑप्शन ए डिजिटल हस्ताक्षरों की कानूनी मान्यता, ऑप्शन बी अपार्टमेंट के लिए कानूनी मान्यता, ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों की कानूनी मान्यता या ऑप्शन डी लेन देन के लिए कानूनी मान्यता। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी अपार्टमेंट के लिए कानूनी मान्यता। 55 का बी सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन है वायरलेस संचार माध्यम के अमान्य प्रकार का चयन कीजिए। ऑप्शन ए ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्शन बी प्रसारण रेडियो या ऑप्शन सी उपग्रह या ऑप्शन डी इंफ्रारेड। तो वायरलेस संचार माध्यम के अमान्य प्रकार वह आपका ऑप्टिकल फाइबर होता है। कौन सा होता है? ऑप्टिकल फाइबर। 56 का ए सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन है एक उपकरण जो तापमान, विस्थापन, बल इत्यादि जैसी भौतिक घटना के संपर्क में आने पर आनुपातिक आउटपुट सिग्नल उत्पन्न करता है, उसे क्या कहा जाता है? टाइमर, मेमोरी, एक्चुएटर या फिर सेंसर। तो एक उपकरण जो तापमान, विस्थापन, बल इत्यादि जैसी भौतिक घटना के संपर्क में आने पर आनुपातिक आउटपुट सिग्नल उत्पन्न करता है, तो उसे हम सेंसर कहेंगे। क्या कहेंगे? सेंसर। ऑप्शन डी सही है। 57 का डी सही। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन है यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आने वाले डिफ़ॉल्ट एडिटर को क्या कहा जाता है? DI एडिटर, MI एडिटर, XI एडिटर, VI एडिटर। तो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आने वाले डिफ़ॉल्ट एडिटर को VI एडिटर कहते हैं। क्या कहते हैं? VI एडिटर। 58 का डी सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन है पाइथन में फाइल को बंद करने के लिए निम्नलिखित में से किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है? एम्प्टी का, क्लोज का, डिस्कार्ड का या फिर इंड का। तो पाइथन में फाइल को बंद करने के लिए पूछ रहा है कि किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है? तो क्लोज फंक्शन का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन बी सही है। 59 का बी सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन है 60। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोग्रामिंग के लिए उपयोग किया जाने वाला एक टेक्स्ट एडिटर नहीं है? रॉकेट, सबलाइम टेक्स्ट, विजुअल स्टूडियो कोड या फिर एटम। तो इसमें पूछ रहा है कि कौन सा प्रोग्रामिंग के लिए उपयोग किया जाने वाला एक टेक्स्ट एडिटर नहीं है, तो वो आपका रॉकेट है, जो टेक्स्ट एडिटर के लिए उपयोग नहीं किया जाता है। ऑप्शन ए सही है। 60 का ए सही है। तो दोस्तों ये आपके 60 क्वेश्चन हो गए हैं, जो आपके इसमें आपको प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चन मिलेंगे और जो नए क्वेश्चन बनने हैं, जो नए क्वेश्चन बनने हैं वो भी डाले गए हैं, और जो जल्दी में ही एग्ज़ाम हुए हैं उससे रिलेटेड में भी सारे क्वेश्चनों को इसमें डाला गया है। तो वीडियो को एक बार फिर से देख लेना और अपने उन दोस्तों को भी शेयर कर देना जो इसका एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, क्योंकि यह वीडियो बहुत ही आपके एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल रहेगी। तो वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
आज के लिए धन्यवाद। कल कल फिर से एक और मैराथन लेकर आऊँगा। धन्यवाद।